मेरे आप समझ आ रहे। चलिए जी, चलिए जी, टाइम कम है और स्टार्टिंग विद a new topic, that is टेम्पोरल डिफरेंस एल्गोरिथम। ठीक, अच्छा, अब टेम्पोरल डिफरेंस की तरफ जा क्यों रहे हैं? अच्छा, आपका सवाल काशिफ आखिर में कर लें, ठीक है। सो टेम्पोरल डिफरेंस इज अनदर एल्गोरिथम, अगेन दिस इज सैम्पल बेस्ड। सैम्पल बेस्ड क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी। मोंटी कार्लो, यस, इन द सेंस कि मोंटी कार्लो के कॉन्सेप्ट टेम्पोरल डिफरेंस में ही यूज़ हो रहे हैं, बट टेम्पोरल डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम मोंटी कार्लो टू सम एक्सटेंट। तो टेम्पोरल डिफरेंस भी सैम्पल बेस्ड है, मॉडल फ्री है। इट मीन्स कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेट रिवॉर्ड नहीं पता, तो हम क्या करेंगे? सैम्पल जनरेट करेंगे, एपिसोड्स, और हम रिटर्न्स गेट करेंगे और इसके बेस पे हम वैल्यूज डिटरमिन करेंगे। अब तक जब हमने मोंटी कार्लो देखा था, तो मोंटी कार्लो में सपोज अगर हमने वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालनी होती थी तो हम कैसे निकालते थे? मोंटी कार्लो में एवरेज निकालते थे। यस, किसका हम एवरेज लेते थे? रिटर्न्स का। और ये रिटर्न्स कहाँ से आते थे? हमारे पास डिफरेंट एपिसोड्स आते थे। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि बेसिकली रिटर्न ज़ीरो एपिसोड में जो रिटर्न आया, सेकेंड एपिसोड में जो रिटर्न आया, इन सब रिटर्न्स को हम ऐड करके किस पे डिवाइड करते हैं? फिर डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ एपिसोड पे। तो इस तरह हम वैल्यू ऑफ द स्टेट डिटरमिन करते थे मोंटी कार्लो में। ठीक, ये एवरेज का कौन सा फार्मूला है? ये एवरेज का सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली 1/n। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, i इज इक्वल टू फ्रॉम 1 अप टू n सम ऑफ रिटर्न्स i। ठीक है, एक स्टेट की वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि हर एपिसोड में जो रिटर्न्स आते गए उनको एडअप करते गए और आखिर में नंबर ऑफ एपिसोड पे डिवाइड किया था। ये जो वैल्यू आती थी, इट वाज बेसिकली एस्टीमेट ना। एस्टीमेट क्यों? बिकॉज ये हम कैसे करते थे? एवरेज के थ्रू करते थे। आपको याद हो इस तरह का फार्मूला हमने पहले कहाँ देखा था? एस्टीमेट वाला फार्मूला हमने पहले मल्टी आर्म बैंडेड में। मल्टी आर्म बैंडेड में हम किसका एस्टीमेट निकालते थे? वहाँ पे स्टेट की वैल्यू तो नहीं होती, वहाँ पे किसकी वैल्यू होती है? एक्शन की वैल्यू होती है। वहाँ पे स्टेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम कहते हैं कि स्टेट एक ही होती है। तो वहाँ पे हम क्या लिखते थे? क्यू ऑफ एक्शन ए, हर एक्शन की हम एस्टीमेट निकालते थे। याद आ रहा है कुछ? ठीक, और एक एक्शन का एस्टीमेट हम कैसे निकालते थे कि जब जब वो एक्शन लिया गया तो जो जो रिवॉर्ड हमें मिलते गए उन सबको हम एडअप करते थे और डिवाइड करते थे उससे पहले, यानी n स्टेप से पहले जितने भी रिवॉर्ड्स आते गए उनको एडअप करके डिवाइड बाय द नंबर ऑफ स्टेप्स वो एक्शन लिया गया। याद है ये फार्मूला? ठीक, इसको हमने कहा था कि ये तो सिंपल एवरेज है, इसको हमने इंक्रीमेंटल में फिर कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, और वो स्टेप्स हम दोबारा से रिवाइज करते हैं कि इंक्रीमेंटल में कैसे कन्वर्ट किया था। सो बेसिकली क्यू n+1 अगर हम करें n को, तो क्या बन जाएगा? ये 1/n बन जाएगा। i इज़ फ्रॉम 1 अप टू n ri। फिर हमने क्या किया था? दिस इज सम फ्रॉम 1 अप टू n ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 अप टू n-1, और n वाले को अलग कर लें। उसके बाद फिर हमने क्या किया था? n-1 को मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड भी किया था। तो फिर हमने क्या कहा था कि ये जो चीज़ है क्या बन गई थी? फिर ये वाली, ये qn बन गया था। सो दिस इज n-1 qn प्लस rn, और जब आप इसको खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये n/qn माइनस qn प्लस rn, और फिर इसको हमने rn माइनस qn की फॉर्म में लिख दिया था, लाइक दिस। और n को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे सो qn प्लस 1/n rn माइनस qn। दिस वाज द एस्टीमेट फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन एट n+1 पे। इसको फिर हमने एक जनरलाइज फॉर्म में कर दिया था कि दिस इज़ बेसिकली न्यू एस्टीमेट
इज सिंपली ओल्ड एस्टीमेट प्लस इसको भी हमने कह दिया स्टेप साइज, ठीक। और इस केस में तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन फिर हम इसको अल्फा में कन्वर्ट कर लिया था। और यहाँ के पास आर एन को हमने कहा था कि एक टारगेट है, यानी जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है और अब तक जो हमारा पुराना एस्टीमेट था, ओल्ड एस्टीमेट। याद है इस तरह की कोई चीज़ बन गई थी, ठीक। अब अगर यही इंक्रीमेंटल अपडेट वाला फॉर्मूला मैं किस पे अप्लाई करूं, इस पे अप्लाई करूं, तो अगर इस चीज़ से ये चीज़ बन गई आर एन, यानी क्यू एन प्लस 1, अगर इस फार्मूले से ये फार्मूला बन सकता है तो अब मैं किस में हूँ, मोंटे कार्लो में हूँ। और मोंटे कार्लो में हम किसकी बात करते हैं, स्टेट की वैल्यूज़ की बात करते हैं। और स्टेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय एडिंग दी, क्या ऐड करते हैं बताएं ना, क्या ऐड करते हैं यहाँ पे। मोंटे कार्लो में स्टेट की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, बाय एडिंग द रिटर्न्स ना, जी को ऐड करते हैं ना, हर स्टेप में जो जी आता है उसको ऐड करते हैं। तो इससे अगर ये फार्मूला बन सकता है तो फिर इससे क्या फार्मूला बन सकता है, ये क्यू एन प्लस 1 है, नया एस्टीमेट ओल्ड एस्टीमेट, तो ये वी एस टी है, तो ये ओल्ड एस्टीमेट, टी एस नहीं, स्टेट वही है, एपिसोड दूसरा है। ऐसे देखें यहाँ पे एक्शन तो सेम था ना, तो स्टेट सेम ही है, स्टेट की पुरानी एपिसोड की वैल्यू आप कह सकते हैं, ठीक। सो क्यू की जगह क्या आ गया, वी आ गया। इस 1 और n को हमने किस में कन्वर्ट किया था, अल्फ़ा में कन्वर्ट किया था, तो ये भी अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम रिवॉर्ड्स को ऐड करते हैं तो हमारा टारगेट भी रिवॉर्ड होता है, जब हम रिटर्न्स को ऐड करेंगे तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, जी ऑफ टी माइनस वैल्यू ऑफ स्टेट टी। तो नाउ दिस इज़ दी मोंटे कार्लो मेथड ही है, लेकिन मोंटे कार्लो मेथड में एवरेज को फाइंड आउट करने का इंक्रीमेंटल अपडेट रूल है ये। इससे पहले हम लोग कैसे निकालते थे, हम सिंपली लिखते थे एवरेज, और आप लोग ये पूछते थे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। हमने कहा था कि एक तरीका ये होता है कि आप तमाम रिटर्न्स को एडअप करते जाएं और एट दी एंड सबको डिवाइड करें एन पे। और एक और तरीका क्या है कि आप इस तरीके से अपनी वैल्यू ऑफ द स्टेट को डिटरमिन करें। ये चीज़ क्लियर है, ठीक। सो अब मोंटे कार्लो में मसला क्या है कि अगर आपने एक स्टेट की वैल्यू डिटरमिन करनी है तो आपने किसका वेट करना है, जब तक आपके पास रिटर्न ना आ जाए उस पर्टिकुलर टाइम स्टेप में। और रिटर्न कब आता है आपके पास, एक स्टेट की अगर आपने वैल्यू निकाली है, फॉर एग्जांपल 4 स्टेट्स को देखें, आपने इस स्टेट की वैल्यू निकाली है। इस स्टेट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, इस फार्मूले के थ्रू। जब आप इस स्टेट से स्टार्ट करेंगे, एक एपिसोड करेंगे, सपोज यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे गए, जब तक आप टर्मिनल स्टेट पे पहुँच नहीं जाते तब तक आपके पास इस स्टेट से रिटर्न की वैल्यू नहीं आएगी और तब तक आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। इट मीन्स कि मोंटे कार्लो में किसी भी स्टेट की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा किस चीज़ का, कि जब तक एपिसोड ख़त्म नहीं हो जाती। जब एपिसोड ख़त्म होगी ओनली देन यू कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ द स्टेट। ये बात क्लियर है, ठीक। मोंटे कार्लो, ये मोंटे क्वेश्चन किनका है, ये मोंटे कार्लो ही है, लेकिन मोंटे कार्लो में स्टेट की वैल्यू के लिए जो हम एवरेज निकाल रहे हैं वो यूजिंग दिस फार्मूला निकाल रहे हैं। चाहे हम इस फार्मूले को यूज़ करें चाहे हम इस फार्मूले को यूज़ करें, हम क्या करते हैं कि किसी भी स्टेट की वैल्यू तभी आ सकती है जब उस स्टेट से हमें रिटर्न्स मिल जाएं। और रिटर्न कब मिलता है, जब आपके पास सारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है, ठीक। इट मीन्स कि एक स्टेट की वैल्यू आप तभी डिटरमिन कर सकते हैं जब तक कि वो एपिसोड ख़त्म ना हो जाए, ठीक। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, बुक में भी यही एग्जांपल फॉलो हुई है कि अ पर्सन जो है उसने डेली कम्यूट करना है ऑफिस से घर तक, ठीक, और उसने टाइम का एस्टीमेट निकालना है।
अब उसका जो टाइम है वो वेरी करता है हर दफ़ा। क्यों? बिकॉज आपका टाइम डिपेंड करता है किस पे, कि किस टाइम पे आप ऑफिस से निकल रहे हैं, वो रश आवर है या वो डे ऑफ द वीक पे भी डिपेंड करता है कि वीकेंड है या जो भी है, या वो वेदर पे भी डिपेंड करता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इट मीन्स कि ऑफिस से घर तक जाने का जो टाइम है इट विल ऑलवेज बी एस्टिमेटेड। ठीक, और एस्टिमेट हम कैसे निकालना चाहते हैं? बाय यूजिंग मोंटी कार्लो। मोंटी कार्लो में क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट तभी निकाल सकते हैं ना जब हम एक्चुअली वो करेंगे काम। तो इस बंदे ने एक दफ़ा घर से ऑफिस से निकला, घर तक गया, उसके पास कोई एस्टिमेट आ चुका होगा, लेकिन वो तो एक एपिसोड थी। वो सेकंड एपिसोड करेगा, फिर वो थर्ड एपिसोड करेगा, और हर एपिसोड में जो इसके पास एस्टिमेट आते गए उसको यूज़ करके उनकी एवरेज निकाल के वो एस्टिमेट निकालेगा। ठीक, सपोज करते हैं कि वो एस्टिमेट कुछ ऐसे निकालता है कि ये एक स्टेट है, अभी वो ऑफिस से निकल रहा है, और ऑफिस से निकलते वक्त उसके डिफरेंट स्टॉप्स हैं, और हर स्टॉप पे वो अपने एस्टिमेट को अपडेट करता है। फॉर एग्जांपल पहला स्टॉप है कि वो ऑफिस में ही है, ठीक, और 6 PM निकलता है, एंड दिस इज़ फ्राइडे। और अब तक का जो उसका एस्टिमेट है बेस्ड ऑन द प्रीवियस एपिसोड, सपोज वो निकालता है कि वो 30 मिनट्स में घर पहुंचेगा। तो ये क्या चीज़ है? दिस इज़ वैल्यू ऑफ दिस स्टेट, जो कि कहाँ से आई होगी? बेस्ड ऑन द प्रीवियस एपिसोड। प्रीवियस उसने जब वो घर गया है उसने एस्टिमेट किया होगा कि मुझे ऑफिस से घर जाते वक्त 30 मिनट ऑन द एवरेज लगते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम डिफरेंट स्टेज ड्रॉ करेंगे और वैल्यूज करेंगे, और यहाँ पे हम एक्चुअल टाइम ड्रॉ करेंगे कि एक्चुअल कितना टाइम। तो अभी वो ऑफिस से नहीं निकला, तो जो टाइम इलेप्स्ड है दैट इज़ 0 मिनट। वो ऑफिस से निकलता है, उसका एस्टिमेट है कि वो 30 मिनट्स में पहुँचेगा, लेकिन उसको पार्किंग लॉट तक पहुँचने में 5 मिनट लग जाते हैं। ठीक, तो कितना टाइम गुजर गया? 0 से जब वो पार्किंग लॉट में पहुंचा तो 5 मिनट गुजर चुके थे। जब वो पार्किंग लॉट में पहुंचा तो उसे रियलाइज़ हुआ कि क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। तो उसका जो अभी भी वो ऑफिस की प्रीमिसेस में ही है ना, घर तो नहीं, तो उसका जो प्रीवियस एस्टिमेट था कि 30 मिनट्स लगेंगे, अब वो 30 की जगह क्या हो गया है? 35। ये 35 इसलिए नहीं हुआ कि उसने ये 5 मिनट काउंट किए हैं, ये 35 इसलिए हुआ है कि पार्किंग लॉट में जब पहुंचा है तो उसको लगा कि बारिश हो रही है और बारिश में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अब वो कह रहे कि अब उसे घर पहुंचने में 35 मिनट्स लगेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इस स्टेट की वैल्यू 35 है। अगेन ये उसको बात कैसे पता चली? वो भी पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे कि जब भी बारिश होती है तो मुझे अपने यूजुअल टाइम से 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं। पार्किंग लॉट से जब वो निकला, जी सॉरी, नहीं है तो ये डिपेंडेंट ही है, अभी तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से घर तक पहुँचने का जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है, जो कि इसका इस वक्त का एस्टिमेट था इस केस में। ठीक, अच्छा, पार्किंग लॉट से निकला और बाय द टाइम पार्किंग लॉट से सपोज वो हाईवे ही है, और जिस टाइम उसने एग्ज़िट किया हाईवे को तो उसने अनएक्सपेक्टेडली जल्दी एग्ज़िट किया, और सपोज उसको 15 मिनट लगे। तो जब उसने हाईवे को एग्ज़िट किया तो कितना टाइम गुजर चुका था? 20 मिनट गुजर चुके थे। अब 20 मिनट गुजरे हैं, पार्किंग लॉट में उसका एस्टिमेट था कि 35 मिनट गुजरेंगे, हाईवे पे इसको लगे 15 मिनट। तो उसका एस्टिमेट क्या होना चाहिए कि 20 मिनट रहते हैं ना, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली हाईवे पे तेज़ी से गया है, तो अब उसने अपना एस्टिमेट लगाया है कि अब उसको 15 मिनट लगेंगे। पार्किंग लॉट में एस्टिमेट था कि 35 मिनट लगेंगे, लेकिन हाईवे पे वो चूँकि जल्दी गया है तो हाईवे से एग्ज़िट करते वक्त 20 मिनट की जगह उसने अपना एस्टिमेट चेंज करके क्या कर लिया है कि अब 15 मिनट लगेंगे। ठीक, लेकिन एक्चुअल टाइम कितना गुजरा है? 15 मिनट घर तक लगेंगे, ये उसका एस्टिमेट है, और 20 मिनट एक्चुअल में गुजर चुके हैं। अच्छा, अगेन हाईवे से एग्ज़िट करके जब वो सेकेंडरी रोड है, कोई साइड की रोड है, जब वो वहाँ तक पहुँचा तो बिहाइंड ट्रक, उसके आगे कोई ट्रक जा रहा था, जिसकी वजह से जब हाईवे से सेकेंडरी रोड पर आ रहा था तो 10 मिनट गुजर चुके थे। अब उसका एस्टिमेट क्या होना चाहिए? उसका एस्टिमेट था कि वो 15 मिनट में पहुँचेगा और 10 मिनट लग चुके थे। अब उसका एस्टिमेट 5 मिनट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो ट्रक के पीछे रह गया था तो अब उसने कि 5 के बजाय अब उसको अगेन 10 मिनट लग रहे हैं। तो उसका एस्टिमेट चेंज होता जा रहा है बेस्ड ऑन द करंट कंडीशंस। फिर वो
और कितना टाइम गुजर गया यहाँ पे? 30 मिनट गुजर चुके हैं। फिर वो घर वाली स्ट्रीट में टर्न करता है, और सेकेंडरी रोड से घर वाली स्ट्रीट तक जाने में अगेन 10 मिनट लगे, ठीक। लेकिन अभी भी वो घर नहीं पहुंचा, अभी वो घर की स्ट्रीट में दाखिल हुआ है, तो अभी उसको अब वो एस्टिमेट करता है कि अब तो मैं 3 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा, एंड देन वो वाकई 3 मिनट में घर पहुंच जाता है, ठीक। तो यहाँ पे 40 मिनट्स गुजर गए और यहाँ पे 43 मिनट्स गुजर गए। ये जो एस्टिमेट्स थे ये सारे उसके प्रीवियस एस्टिमेट्स थे, ठीक। प्रीवियस एस्टिमेट के बेस पे बना था। अब जब एपिसोड ख़त्म हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे? मोंटे कार्लो मेथड के थ्रू अब इन एस्टिमेट को अपडेट करेंगे, ठीक। तो इस S1 की वैल्यू क्या होगी? अब अपडेटेड वैल्यू क्या होगी? तो मोंटे कार्लो का अपडेट रूल आपको क्या कहता है? मोंटे कार्लो का अपडेट रूल कहता है कि प्रीवियस जो आपकी वैल्यू थी प्लस अल्फ़ा, जो रिटर्न आपको यहाँ से मिलता है माइनस प्रीवियस वैल्यू, ये है ना, ठीक। इस रूल के अकॉर्डिंगली अब हम स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर लें, ठीक। तो वैल्यू ऑफ S1 की पुरानी वैल्यू क्या थी? 30। अल्फा को हम 1 एज्यूम कर रहे हैं। रिटर्न क्या है? इस स्टेट से घर तक पहुंचने में उसको एक्चुअली कितना टाइम लगा? 43 लगा। सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक। और प्रीवियस वैल्यू क्या थी? 30। तो 30 प्लस 13, तो इट मीन्स कि अब उसने अपनी वैल्यू की अपडेट कर ली कि अब उसको 30 मिनट नहीं लगेंगे। अगली दफ़ा जब वो घर जाएगा तो उसका एस्टिमेट क्या होगा कि 30 से वो 43 हो चुका है। ये तो हर इवेंट में चेंज होता रहेगा, हर एपिसोड के बाद चेंज हो रहे हैं ना। तो फिर हम मतलब सैंपलिंग करके मतलब वो जब सैंपलिंग करके अपन एक एवरेज निकालेंगे इसकी। यस, ये एवरेज ही हो रहा है। ये बेसिकली साथ साथ में एवरेज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जो अल्फ़ा की वैल्यू हमने 1 ली है, अगर मैं इसको 1 ना लेती, इसको मैं एग्जैक्ट वो जो कौन सा एपिसोड नंबर होता, अगर मैं ये वो लेती तो ये एक्चुअल एवरेज होता, ठीक। तो ये एवरेज ही हम ले रहे हैं। लेकिन फिर हमने इसको 1 क्यों लिया है? बिकॉज हमने क्या कहा था कि जब हम स्टेप साइज़ को 1/n लेते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, और जब हम स्टेप साइज़ को कांस्टेंट लेते हैं उसको क्या फ़ायदा होता है? कुछ याद है? स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी वाला, ठीक। तो यहाँ फिलहाल इसको हमने इसको ये जो है ये आपके पास नॉन स्टेशनरी के लिए, ये नॉन स्टेशनरी के लिए हम अल्फ़ा कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक। अच्छा, चलिए तो फिलहाल उसको फिलहाल हम क्या डिस्कस करें कि मोंटे कार्लो में एक स्टेट की वैल्यू तब अपडेट होती है जब आप पूरा एपिसोड ख़त्म कर लेते हैं। हम ये करेंगे इस तरह। 35 की जगह ये क्या हो जाएगा? एक्चुअली में इसको कितना टाइम लगा था? अगर आप इस S2 की वैल्यू अपडेट करेंगे तो S2 की पुरानी वैल्यू क्या थी? आप जब पार्किंग लॉट में पहुँचे आपने एस्टिमेट लगाया था कि आप 35 मिनट में पहुँचेंगे, लेकिन आप वाकई 35 मिनट में नहीं पहुँचे। आप कितने टाइम में पहुँचे हैं पार्किंग लॉट से? 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 3, 38। आप 38 मिनट में पहुँचे हैं। बेसिकली आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 35 से 38। इस तरह इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 से, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी पिछले एपिसोड की। तो मोंटे कार्लो में एक स्टेट की वैल्यू तब अपडेट होती है जब आप एक्चुअली उस एपिसोड को ख़त्म कर लेते हैं। लेकिन ज़रा इस एग्जांपल को देखें, क्या आपको एक स्टेट की वैल्यू अपडेट करने के लिए क्या एंड तक वेट करने की ज़रूरत है? यानी अगर आप पार्किंग लॉट पे पहुंच चुके थे 5 मिनट के बाद, तो आपको तभी अंदाज़ा हो गया था ना कि जो मेरा पिछला एस्टिमेट था 30 मिनट का, वो 30 मिनट नहीं होना चाहिए था। वो क्या होना चाहिए था? 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए ना, वो तो 35 होना चाहिए था। इसी तरह जो मैंने पार्किंग लॉट में 35 मिनट का अंदाज़ा लगाया था, चूँकि मैंने हाईवे पे मैंने स्पीड लगाई है, तो वो 35 नहीं होना चाहिए था, बल्कि वो कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। तो टेम्पोरल डिफरेंस आपको क्या कहता है कि आप एक स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए आपको आखिर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट स्टेट की बेस पे प्रीवियस स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, ठीक जी। ये तो अभी भी प्रेडिक्शन ही है, अभी कंट्रोल पर नहीं, हम वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक। मोंटे कार्लो में क्या कहते हैं? मोंटे कार्लो आपको कहता है कि एक स्टेट की वैल्यू को आप तब अपडेट करें जब आप पूरे एपिसोड ख़त्म कर लें।
लेकिन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक स्टेट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए आपको एपिसोड तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेट की बेस पे भी पिछली स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। ये चीज़ पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेट की बेस पे स्टेट की वैल्यू को अपडेट करना, वो कौन सी इक्वेशन है? मार्कोव प्रॉपर्टी को फॉलो करके हमने बेलमैन इक्वेशन निकाली थी ना। सो व्हाट वाज द बेलमैन इक्वेशन? वैल्यू ऑफ द स्टेट इज बेसिकली यू आइट्रेट ओवर एवरी एक्शन, फिर उस एक्शन को लेके जो आप डिफरेंट स्टेट पर डिफरेंट रिवॉर्ड लेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को जब आप एज्यूम कर लेते हैं तो आपको जो रिवॉर्ड मिलता है प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द नेक्स्ट स्टेट, याद है? नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू की बेस पे आप करंट स्टेट की वैल्यू डिटरमिन करते हैं। ये बेलमैन इक्वेशन थी। लेकिन फिलहाल बेलमैन इक्वेशन हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? बिकॉज हमें ये नहीं पता। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम सैम्पल्स ही यूज़ करेंगे, यानी मॉन्टे कार्लो ही यूज़ करेंगे। लेकिन मॉन्टे कार्लो के साथ हम एक और काम क्या करेंगे कि आपको याद हो कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे? इस इक्वेशन को दो तरीके थे, या तो हम साइमल्टेनियसली इन इक्वेशन को सॉल्व करते थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, या फिर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग करते थे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते थे कि जो फ्यूचर स्टेट्स है उनकी वैल्यूज़ हम खुद से एज्यूम करके करंट स्टेट को डिटरमिन करते थे। इस टेक्निक को हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने ये वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन बुक में वर्ड यूज़ है, इसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग। और बूटस्ट्रैपिंग आई थिंक आप लोग मशीन लर्निंग में वैसे ही पढ़ चुके हैं, बूटस्ट्रैपिंग टेक्निक्स, एडा बूस्ट वगैरह जो भी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। बट डीपी में बूटस्ट्रैपिंग क्या चीज़ होती है कि बेस्ड ऑन सम वैल्यूज़ यू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यूज़। ठीक, तो कौन सा वाला? अभी टेम्पोरल फॉर्मूले पे नहीं गए, अभी तो हम ये वाला फॉर्मूला ही देखिए। ये तो यही मॉन्टे कार्लो वाला फार्मूला है। मॉन्टे कार्लो में एक स्टेट की वैल्यू को निकालने का एक फार्मूला ये है कि आप तमाम रिटर्न्स को ऐड करके n पर डिवाइड कर लें, और इसी एवरेज फार्मूले को फिर हमने इंक्रीमेंटल अपडेट में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे अब ये जो फार्मूला है कि एक स्टेट की वैल्यू कैसे अपडेट होगी, उसकी पुरानी वैल्यू प्लस एल्फा इनटू रिटर्न माइनस रिटर्न, उस स्टेट से लेकर आखिर तक जितने भी रिवॉर्ड है सबको ऐड करना। इस केस में रिटर्न क्या होगा? इस केस में एक्चुअल रिटर्न क्या है जो आपको एक्चुअल टाइम लगा है? ऐसा आपको टाइम कितना लगा है? 5 + 15 + 10 आखिर में 43 मिनट्स। जब इस स्टेट की वैल्यू आप अपडेट करेंगे तो आप कैसे अपडेट करेंगे? इसकी पुरानी वैल्यू 30 प्लस एल्फ़ा, इस स्टेट से आपको एक्चुअल में कितना टाइम लगा? 43 मिनट्स, आपका जो पुराना एस्टिमेट है वो, और यहाँ पे हम अल्फा को एज्यूम कर रहे हैं 1। इस 43 को अचीव करने के लिए तो आपको डेफिनेशन ब्रेक हो जाती है कि हम साथ साथ अपडेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं एक एपिसोड पूरा होगा तो 43 में, हाँ एग्जैक्टली स्टेट्स पूरे होंगे तो तब 43 तब हम करेंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि एक एपिसोड के अंदर भी हमें एपिसोड के ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टेट। ठीक, अब हम चाहते हैं कि विद इन 1 एपिसोड हम एक स्टेट की वैल्यू को अपडेट करें विदाउट वेटिंग टिल द एंड। उसके लिए हम किसकी तरफ जा रहे हैं? टेम्पोरल डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं। और टेम्पोरल डिफरेंस किस तरह, उसकी तरफ किस तरह जाएंगे कि पहले हमने ये वाली बात थोड़ी सी रिवाइज कर ली कि पहले भी तो हमने फ्यूचर स्टेट की वैल्यू के बेस पे करंट स्टेट को डिटरमिन किया था ना। तो क्या हम मॉन्टे कार्लो में इस तरह कर सकते हैं कि हम आखिर तक जाए बगैर सिर्फ फ्यूचर की बेस पे इस स्टेट की वैल्यू को अपडेट करें? ठीक, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह हम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये प्रोबेबिलिटीज़ गिवन नहीं है। तो इट मीन्स कि हम सैम्पल्स ही लेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे हम मॉन्टे कार्लो तो करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेट की वैल्यूज़ के लिए हम बूटस्ट्रैपिंग करेंगे। तो इट मीन्स कि हम दो चीज़ें कंबाइंड यूज़ कर रहे हैं। हम मॉन्टे कार्लो को यूज़ करेंगे फॉर सैम्पलिंग और हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को यूज़ करेंगे फॉर बूटस्ट्रैपिंग, यानी फ्यूचर स्टेट की वैल्यूज़ को एज्यूम करेंगे हम लोग। और जब ये दोनों टेक्निक्स मिल जाती हैं तो देन वी से कि हमारे पास टेम्पोरल डिफरेंस का एल्गोरिथम आएगा। ठीक, एंड टेम्पोरल डिफरेंस इज़ अ वेरी सेंट्रल आइडिया टू रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर आप बुक में पढ़ें
तो वो जो रिचर्ड सर्टन है और बाटो है, वही कहते हैं कि अगर कोई कहे कि इतने एल्गोरिथम में से विच वन इज़ द की आइडिया टू RL, दैट विल बी द टेम्पोरल डिफरेंस। ठीक, क्यों लर्निंग इसके बेस पे है। ठीक, आगे सारे एल्गोरिथम पे किस तरह बेस होंगे, मोंटे कार्लो एग्जैक्टली, तो इसलिए वो हमने बेस बनाना ज़रूरी था इसके लिए। तो आप लोग कह रहे हैं ना कि क्यू लर्निंग फिर क्या होती है, क्यू लर्निंग फिर टेम्पोरल डिफरेंस को चेंज करके कुछ होता है उसमें। ठीक, सो अभी तक जी अभी तक यूज नहीं किया उसका। अभी तो क्यू लर्निंग का हमने कहीं नाम नहीं लिया, तो हमने क्यू लर्निंग यूज़ ही नहीं किया। हाँ? अच्छा, करंटली डिपेंड करता है कि वही उसकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पे। ठीक है, अब क्यू लर्निंग इज़ बेसिकली ऑफ पॉलिसी है। अब ऑफ पॉलिसी कब बेहतर होती है और ऑन पॉलिसी कब बेहतर होती है, उसकी फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्यू लर्निंग पढ़ेंगे। अच्छा, तो अब बात कहाँ तक पहुँची थी कि हमने टेम्पोरल डिफरेंस को पे जाना है, और टेम्पोरल डिफरेंस पे कैसे जाएंगे कि अगर हम किसी तरीके से वैल्यू ऑफ द स्टेट डिटरमिन करें, नॉट बेस्ड ऑन द रिटर्न बट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। ठीक, वो कैसे करेंगे। सो मोंटे कार्लो ये चीज़ है कि आप नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, यू हैव टू वेट टिल द रिटर्न। और मैं अब किसी तरीके से चाहती हूँ कि यहाँ पे रिटर्न की जगह मेरे पास क्या आ जाए, नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू आ जाए। वो कैसे आएगी, अगर आपको याद हो, हमने वापस हम बेलमैन इक्वेशन की तरफ जाते हैं। बेलमैन इक्वेशन हमने डिराइव कैसे की थी कि वैल्यू ऑफ द स्टेट इज़ बेसिकली व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम दैट स्टेट। और रिटर्न क्या चीज़ होती है, रिटर्न इज रिवॉर्ड, नेक्स्ट रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ t+1। कुछ याद है, इसको जब हमने यहाँ प्लग इन किया था तो हमने क्या कहा था कि वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या चीज़ बन गई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ RT+1 डिस्काउंटिंग फैक्टर GT+1 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। और करते करते हमने कहा था कि इस पर मार्कोव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो हमने इसको किसी में कन्वर्ट कर लिया था। बेसिकली इक्वेशन आपके पास ऐसे बन गई थी, RT+1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ वैल्यू ऑफ ST+1। कुछ याद है, तो ये जो रिटर्न है ये किस में कन्वर्ट हो गया था, यस, वैल्यू ऑफ द स्टेट में सारा कन्वर्ट हो गया। सॉरी, एक्सपेक्टेड वैल्यू अपनी जगह पे होगी, ऐसे ही था। ठीक, इट मीन्स कि क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो GT है दैट इज बेसिकली रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ST+1। एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगा, समवॉट इक्वल होगा। देखें, अगर GT+1 RT+1 प्लस इसकी इक्वल है, तो क्या GT जो है वो RT प्लस इसकी इक्वल नहीं हो सकता, ऑलमोस्ट इक्वल। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इज सम ऑफ फ्यूचर रिवॉर्ड्स ना, फ्यूचर। इसको चलिए इसको ऐसे देखें, GT होता है आगे पास क्या, RT+1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर RT+2 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर स्क्वायर RT+3, ऐसे होता है। ठीक, ये इसको मैं कह सकती हूँ कि जो RT+2 और RT+3 है ये बेसिकली क्या है, ये द सम ऑफ द रिटर्न्स फ्रॉम स्टेट ST+1 है ना। तो कैन आई से कि GT इज बेसिकली RT+1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, और इस सब को मैं कहूँ कि वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, एक मिनट दोबारा नए पेज पे जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिटर्न क्या चीज़ है, RT+1 प्लस बताएं
डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ जी टी प्लस वन। और जी टी प्लस वन खुद क्या होता है? जी टी प्लस वन इज द सम ऑफ रिवॉर्ड्स फ्रॉम एस टी प्लस वन। तो सम ऑफ रिवॉर्ड्स फ्रॉम एस टी प्लस वन को अगर हम एवरेज एज्यूम कर लें तो इस जी टी प्लस वन की जगह में एस टी प्लस वन लिख सकती हैं या नहीं? चूँकि हालांकि वो सम होता है, एवरेज नहीं होता, तो अप्रॉक्सीमेटली कैन आई से कि रिटर्न इज दिस थिंग। Yes. Return at any time step is approximately the future reward plus the discounting factor of the future state. Simple. तो अब आपके पास जो मॉन्टे कार्लो का अपडेट रूल था वो क्या था? जल्दी से बताएं मॉन्टे कार्लो का अपडेट रूल। मॉन्टे कार्लो का अपडेट रूल क्या था? वैल्यू ऑफ स्टेट इज वैल्यू ऑफ स्टेट प्लस एल्फा जी टी माइनस वैल्यू ऑफ स्टेट। अब जी टी की जगह पे क्या चीज़ आ जाएगी? ये आ गया। सो जब आप इसको यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा आर टी प्लस वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर एस टी प्लस वन माइनस एस टी। फाइनल तो बहुत सारा काउंट हो जाएगा। वो मैं देंगे यार। एग्जैक्टली। अलाउ कर दें। तो ये मॉन्टे कार्लो है और ये क्या हो गया? ये टेम्पोरल डिफरेंस हो गया। सिंपली क्या किया? मॉन्टे कार्लो में आपको एक एपिसोड जब ख़त्म होगा, जब रिटर्न आएगा, ओनली देन यू कैन यूज़ इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ स्टेट। टेम्पोरल डिफरेंस में क्या हो रहा है कि आपको फ्यूचर स्टेट की वैल्यू पता है तो उसके बेस पे आप स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। क्लियर? इसका फ़ायदा क्या है? इसी एग्जाम्पल को अब दोबारा करेंगे अब हम टेम्पोरल डिफरेंस के थ्रू। ऑफिस से घर जाने वाली जीटी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? फ्यूचर रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर स्टेट वैल्यू। इसको टेम्पोरल डिफरेंस कहते क्यों हैं? कोई बता सकता है? चलिए इसमें बाद में बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को अब जरा टेम्पोरल डिफरेंस के थ्रू करें, खुद करें, मैं नहीं कर रही। कहाँ की एग्जाम्पल? गाड़ी चलाऊंगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आपने इसको करना है। आपकी पुरानी वैल्यू थी एस्टीमेट ऑफिस से निकलने की 30, ये आपका ऑफिस है। 5 मिनट आपको पार्किंग लॉट तक पहुँच लगे और आपका पुराना एस्टीमेट था कि अब चूँकि बारिश हो रही है तो आपको घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? 35 मिनट। ठीक, आपने पार्किंग लॉट हाईवे पे स्पीड लगाई और अब आपका एस्टीमेट बन गया कि आप 15 मिनट में घर पहुँचेंगे। लेकिन 15 मिनट में घर पहुंचने के बजाय 10 मिनट आपको हाईवे पे लगे और आपका एस्टीमेट फिर से 10 मिनट हो गए बिकॉज आप गाड़ी के पीछे हो गए थे। एग्जिटिंग हाईवे या बिहाइंड ट्रक हैं। फिर आपका एस्टीमेट था कि घर वाली स्ट्रीट तक पहुंचने में आपको 10 मिनट लगे और यहाँ से घर तक पहुंचने में आपको 3 मिनट लगेंगे और फिर आप वाकई में 3 मिनट में घर पहुंच गए। ठीक, ये आपके पास सारे एस्टीमेट्स थे। अब आपने करना क्या है? टेम्पोरल डिफरेंस में जब आप इस स्टेट से इस स्टेट पे पहुंच गए तो इस स्टेट की वैल्यू को यूज़ करके इसको चेंज करें। इस तरह जब आप इस स्टेट पे पहुंचेंगे तो इसको यूज़ करके इसको चेंज करें। तो इट मीन्स कि एक एपिसोड के दौरान आप एक स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं विदाउट वेटिंग टिल दी एंड। कैसे करेंगे? अब वैल्यू ऑफ S1 क्या होगी? इसके आपको किसका वेट करना पड़ेगा? नहीं, मॉन्टे कार्लो में तो आपको सब तक का वेट करना पड़ेगा। टेम्पोरल डिफरेंस में आपको सिर्फ नेक्स्ट का वेट करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास फार्मूला क्या बन गया है कि वैल्यू ऑफ स्टेट ST इज बेसिकली वैल्यू, पुरानी वैल्यू प्लस एल्फा, आपको नेक्स्ट स्टेट पे जो रिवॉर्ड मिल रहा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, नेक्स्ट स्टेट की जो आपके पास वैल्यू है माइनस इस स्टेट की जो पुरानी वैल्यू है। तो इस फार्मूले को ज़रा यूज़ करें तो ऑफिस वाली S1 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? पुरानी वैल्यू इसकी क्या थी? 30। एल्फा को हम 1 एज्यूम कर रहे हैं। आपको एक्चुअल में कितना रिवॉर्ड मिला? 5 मिनट लगे आपको। डिस्काउंट इफेक्ट हम एज्यूम कर रहे हैं 1, एपिसोडिक है।
ठीक, और आपकी नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू क्या है 35, और आपका पुराना एस्टीमेट क्या है 30, तो 30 प्लस क्या बन जाएगा 5, 35 मिनट। इट मीन्स जब आप इस स्टेट पे पहुंच चुके तो आप इस स्टेट पे पहुंच के कहें कि नहीं मेरा जो पिछला 30 मिनट्स का एस्टीमेट था वो गलत था, वो 30 के बजाय क्या होना चाहिए 35, बिकॉज 5 मिनट तो मुझे पार्किंग लॉट तक पहुंचने मिलेगी। ठीक, इसी तरह S2 की वैल्यू कैसे अपडेट होगी, S2 की पुरानी वैल्यू क्या थी 35 प्लस 1, आपको टाइम कितना लगा 15, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका जो नेक्स्ट एस्टीमेट था वो 15 मिनट था, माइनस 35 ये 15 ही था, ये 20 था, ये 15 था, 35 माइनस 15 20 का जो भी है क्या वैल्यू बनेगी 35 प्लस 30 माइनस 35 क्या हो जाएगा -5 हो गया 30। तो ठीक बात है ना, बिकॉज आपने कहा था कि आपको 35 मिनट लगेंगे लेकिन आपने हाईवे पे स्पीड लगाई थी, तो अब ये 35 की जगह पे इसका एस्टीमेट 30 हो जाना चाहिए। इस तरह टेम्पोरल डिफरेंस काम करता है कि यू कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ अ स्टेट बेस्ड ओनली ऑन द नेक्स्ट स्टेट वैल्यू। स्टेट की वैल्यू फुली डायनामिक है। जब हम एक स्टेट में होंगे और फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स लगेंगे और नेक्स्ट स्टेट में पहुंचा मैं कह रहा हूं कि रेंज है 35 मिनट्स, तो वो डिपेंडेंट नहीं है उस स्टेट पे। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से यस पिछले एक्सपीरियंस मैम ये देखें आपने ये 30 पहले कैसे निकाला था, आपने बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एस्टीमेट आपने कहा था कि घर से निकलते मुझे 30 मिनट्स लगेंगे, 5 मिनट तो आपको पार्किंग लॉट तक पहुंचने में लगे। फिर यहाँ पे आपका एस्टीमेट था, अभी आप ऑफिस में ही हैं कि तो बारिश शुरू चुकी है 30 मिनट्स नहीं लगेंगे 35 लगेंगे। ये 35 इसलिए नहीं लग रहा कि आपने ये 5 मिनट रिज्यूम किए हैं, तो अभी भी ऑफिस में, तो घर तक पहुँचने वाला टाइम है। वैसी वो एक्सपेक्टेशन, तो ये आपकी प्रीवियस एक्सपेक्टेशन थी कि अब 35 मिनट लगेंगे। तो जब आप पार्किंग लॉट तक पहुँचे तो आप क्या करेंगे, आपको फिर उसी टाइम अपने पिछले वाले एस्टीमेट को ठीक करना है कि नहीं मेरा 30 वाला गलत था, इसको 30 की जगह 35 होना चाहिए। फिर जब आप यहाँ से हाईवे से एग्ज़िट किया, आपका ख्याल था कि 35 मिनट आप घर तक पहुँचेंगे, 15 मिनट आपको हाईवे पे लगे, तो इट मीन्स कि आप जब यहाँ पहुँचे तो आपका एस्टीमेट क्या होना चाहिए था 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 तो नहीं था, तो 15 था। इट मीन्स कि इस एस्टीमेट में आप 5 मिनट कम ही करें बिकॉज आपने स्पीड लगाई है। तो आप नेक्स्ट एस्टीमेट के बेस पे हम ये चेक भी लगाएंगे कि जब जब डिफरेंस आएगा तब तब एग्जैक्टली दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड टेम्पोरल डिफरेंस। ठीक, हर दफा नहीं करेंगे। हर दफा अगर जीरो आता तो जाहिर बात है फिर तो एस्टिमेट इज इक्वल टू, हाँ तो फिर तो नहीं होता। तो व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन मॉन्टे कार्लो एंड टेम्पोरल डिफरेंस? हम एक स्टेट के लिए तब अपडेट कर सकते हैं जब वो पूरे एपिसोड ख़त्म होगी, वहाँ से रिटर्न आएगा तब अपडेट करेंगे। तो टेम्पोरल डिफरेंस में हम फ्यूचर की बेस पे प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं, या इसको टू बी एग्जैक्ट हम ये कहें कि हम प्रेजेंट की बेस पे पास्ट को चेंज कर रहे हैं। ठीक, और इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट मॉन्टे कार्लो का तो है ही है बिकॉज हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, दूसरा ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, हमने खुद से कुछ एज्यूम की है ना, या बूटस्ट्रैपिंग हम लोग कर रहे हैं। सो बेसिकली टेम्पोरल डिफरेंस में बूटस्ट्रैपिंग भी हो गई और मॉन्टे कार्लो भी हो गया। नाउ इट बिकम्स यहाँ बूटस्ट्रैपिंग करके हम कि ये जो वैल्यूज़ हैं या कहाँ से आई हैं, ये हमने एज्यूम की होंगी या प्रीवियस उससे आई होंगी, इसको हम बूटस्ट्रैपिंग कह रहे हैं। ये जो आप ST+1 है ना, ये कहाँ से आई होगी? देखें 30 से जब यहाँ पे गए तब आया है और उसको यूज़ करके हम पिछली को अपडेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बूटस्ट्रैपिंग। ठीक, सो वो भी ऐसी थी ना। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते थे कि एक स्टेट की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए उसकी फ्यूचर स्टेट की वैल्यू हम खुद से एज्यूम करते थे। यहाँ पे हम उस फ्यूचर स्टेट पे जाके जब वैल्यूज़ आ जाती हैं उसको यूज़ करके पिछली को कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है कि फ्यूचर की वैल्यू को यूज़ करके प्रेजेंट को अपडेट कर रहे हैं। ML वाला कॉन्सेप्ट कौन सा? ML में जो हमने बूटस्ट्रैपिंग पढ़ी थी। अच्छा नहीं वो मैं वर्ड बूटस्ट्रैपिंग कर नहीं मैं कह रही बूटस्ट्रैपिंग का वर्ड ML में हमने यूज़ किया है। अच्छा तो बात कहाँ पे हो रही थी कि
टेम्पोरल डिफरेंस वर्सेस मॉन्टे कार्लो। टेम्पोरल डिफरेंस वर्सेस मॉन्टे कार्लो, कुछ और कुछ भी होना था। बस काफी है। एक मिनट, बुक में हम चैप्टर 6 तक पहुंच गए। बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारी डिटेल्स को छोड़ के। अच्छा यस, इसको हम TD0 कहते हैं। एंड TD0 कहने का क्या मतलब है कि वी आर जस्ट लुकिंग वन स्टेप अहेड, एक फ्यूचर स्टेट की बेस पे प्रेजेंट को अपडेट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड TD0। आगे जाके फिर हम इसको TD लैम्डा करेंगे कि हम कितने स्टेप्स लुक अहेड करके करंट स्टेट को अपडेट कर सकते हैं। सो नजर आ रहा है सबको? फिलहाल ये क्या है, एस्टिमेट कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं। दिस इज TD फॉर प्रेडिक्शन। तो अब तक हमने हर एल्गोरिथम को दो पर्पस के लिए पढ़ा है, प्रेडिक्शन के लिए और जी TD का क्या? टेबुलर डिफरेंस, TD टेम्पोरल डिफरेंस, सॉरी। बट वाई इट इज कॉल्ड टेबुलर TD बिकॉज अभी फिलहाल हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट जो हैं वो फाइनाइट हैं। हमने फाइनाइट MDP पढ़ा था ना स्टार्ट में, जिसमें नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट होते हैं। ये सारे मेथड्स फिलहाल हमारे पास टेबुलर के अंडर क्यों आते हैं? बिकॉज अगर आप कैलकुलेशन भी करते हैं तो हर स्टेट एक्शन की वैल्यूज को आप टेबल की फॉर्म में स्टोर करते हैं। फिर हम अप्रॉक्सीमेशन मेथड पे जब जाएंगे, जब हम डीप लर्निंग पे भी जाएंगे, तो वहाँ पर हमारे पास स्टेट्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि हम इंडिविजुअली सारे वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते, तो वो फिर कुछ और मेथड्स होंगे। सो इनपुट द पॉलिसी पाई टू बी एवेल्युएटेड, स्टेप साइज अल्फा गिवन होगा। चलें इसको फिर खुद पढ़ के आ जाएं। ये जो एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं ना अभी तक, अटेंडेंस किस तरह अटेंडेंस ले सकते हैं।